तान्या खन्ना, शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने बीजेपी की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। पार्टी को इस बात से आपत्ति है कि बीजेपी ने चुनाव के दिन घोषणा पत्र जारी क्यों किया है। 9 चरणों में चुनाव होने हैं। आज पहले चरण का मतदान जारी है और इस बीच बीजेपी का घोषणा पत्र क्यों जारी हुआ है, इसकी शिकायत कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग से कर दी गई है। मिथिलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या इससे अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल। दरअसल कांग्रेस के लीगल सेल के सचिव के.सी. मित्तल ने चुनाव आयोग से शिकायत की, कहा है कि एक तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ ये, क्योंकि मतदान के दिन ही बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और मैनिफेस्टो जारी करने से मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग को बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये चुनाव आचार संहिता का खुल्ला उल्लंघन है। बिल्कुल। और साथ ही मिथिलेश, क्या इस पर बीजेपी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? तान्या, बीजेपी फिलहाल कह रही है कि कहीं से भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का मसला नहीं बनता है, क्योंकि पहले से ऐलान कर रखा था बीजेपी ने कि 7 तारीख को अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी बीजेपी। लेकिन कांग्रेस राजनीतिक फायदा उठाने के लिए और कांग्रेस की चूंकि बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी शिकायत कर रही है बीजेपी की। बिल्कुल मिथिलेश, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव के दिन घोषणा पत्र जारी क्यों किया है, इस पर चुनाव आयोग से शिकायत करने का फैसला कर लिया है कांग्रेस ने। आगे बढ़ते हैं। आज घोषणा पत्र जो जारी किया गया है बीजेपी का, उसमें सुशासन और विकास के एजेंडे को सबसे ज्यादा मुख्य रखा गया है। घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र तो किया गया है, लेकिन साथ ही कहा गया है कि संविधान के दायरे में रहकर ही मंदिर निर्माण की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। वहीं आर्टिकल 370 पर सभी लोगों से बात करने का जिक्र किया गया है। नदियों को जोड़ने से लेकर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने का वादा किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज बुलेट योजना का भी ऐलान किया गया है। घोषणा पत्र में 100 शहरों में आवास योजना और हर राज्य में एम्स जैसे अस्पताल खोलने का जिक्र किया गया है। मोदी ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के एजेंडे पर सबका साथ सबका विकास है और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने पर काम किया जाएगा। घोषणा पत्र में मोदी की छाप साफ नजर आ रही है। हमारा लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा रास्ता है सबका साथ सबका विकास। इस कार्य संस्कृति को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 मूल बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक गुड गवर्नेंस, दूसरा डेवलपमेंट, सुशासन एवं विकास। और जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास सर्वसमावेशक हो, विकास सर्वस्पर्शी हो, विकास सार्वदेशिक हो, विकास सर्वप्रिय हो। उसी प्रकार से जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस सरकार वो होनी चाहिए जो गरीब के लिए सोचे, गरीब का सुने। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र के जारी होने के बाद बताया कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर वो क्या क्या करेंगे। मोदी ने कहा कि मैं बदले की भावना से काम नहीं करने वाला हूं और अपने लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे जो दायित्व देश की जनता देगी उसको पूरा करने में, परिश्रम करने में मैं कभी भी कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं देश के सामने कहना चाहता हूं, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बदिरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा, ये विश्वास देता हूं। तो इस घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें क्या है? राम मंदिर, धारा 370 कॉमन सिविल कोड का वादा किया गया है। इसके अलावा सस्ते घर की योजना 100 नए शहरों के साथ शुरू की जाएगी, ये वादा किया गया है। एफडीआई का स्वागत किया जाएगा, लेकिन रिटेल में नहीं। 10 जो अहम बातें हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। दाम स्थिर रखने के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा। ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए स्पेशल कोर्ट होंगे। काले धन की वापसी के लिए टास्क फोर्स का वादा किया गया है। पूरे देश को बुलेट ट्रेन से जोड़ा जाएगा, यह भी वादा बीजेपी के घोषणा पत्र में है। मनरेगा को कृषि से जोड़ने का वादा किया गया है। तो ये तमाम खास बातें, फसल उत्पादन के लिए रियल टाइम डेटा जुटाया जाएगा
और हर राज्य में एम्स जैसे अस्पताल की स्थापना की जाएगी। ये 10 मुख्य बातें हैं इस घोषणा पत्र की। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के समय आडवाणी भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्योंकि मैंने 52 के चुनाव से लेकर के इस 2014 तक के चुनाव सब देखे हैं, कह सकता हूं कि चुनाव के घोषणा पत्र की तैयारी से लेकर के चुनाव अभियान का स्वरूप और घोषणा पत्र के विमोचन का स्वरूप, ये सभी अभूतपूर्व हैं। पिछले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल का तब की राजनीति और आज तक की राजनीति, वह जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली है, उसके बारे में तो बहुत आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए 2 शब्द केवल कहूंगा आज के इस घोषणा पत्र के विमोचन के संदर्भ में और इस सारे अभियान के संदर्भ में। यह अभूतपूर्व है। मुझे याद नहीं कि कभी किसी चुनाव के परिणाम इस बात से भी इतने प्रभावित हुए हों जितने इस बार के हमारे प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा होने के बाद जो अभियान यह चुनाव का चला है, उससे कभी हुए हों। लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई ऐसे वादे हैं जो कि अधूरे हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ब्याज दरें घटाने का कोई वादा नहीं है। गैस सिलेंडर्स की संख्या कितनी होगी, इसका कोई जिक्र नहीं है। नई नौकरियों की संख्या कितनी होगी, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा राम मंदिर मुद्दे को भी बीजेपी सिर्फ छूकर निकल गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता ने कई ऐसे सवालों को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद से बातचीत की। हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर प्रसाद जी, जिस तरह से जो घोषणा पत्र आया, इसमें वादों का पिटारा कहा जा रहा है। हम काम करते हैं। अटल जी की सरकार ने 8.5% ग्रोथ लिया, रोजगार दिया, सड़कें बनाई, महंगाई रोका। तो आज जब भाजपा का घोषणा पत्र आया है, ये भी देश के विकास का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जिसको हम काम करके दिखाएंगे। हम सिर्फ वादे नहीं करते, हम इरादे भी रखते हैं उसको काम करने का। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा हो, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 का मुद्दा हो, आप केवल उसको छू कर निकल गए हैं। ये देखिए, हर मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं होता है। राम जन्मभूमि का मुद्दा आपने कभी मुझसे एमपी के इलेक्शन में, राजस्थान के इलेक्शन में तो नहीं पूछा आपने। तो हमारा खाली कहना, आप चिंता मत करिए, आप उसके लिए हम रास्ता निकालेंगे। वो हमारे आस्था के मामले हैं। ये चुनाव मूल रूप से विकास, सर्वस्पर्शी विकास, देश को सुरक्षित करना और हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना, इन बड़े मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। अच्छा रविशंकर जी, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं आप पर किस तरह से अल्पसंख्यक आप पर विश्वास करेंगे? क्योंकि एक वर्ग है, जिस तरह से अमित शाह ने जो बयान दिया, उसको किस तरह से देखते हैं? पहली बात है, अल्पसंख्यक के लिए हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गोवा में हमारे उप मुख्यमंत्री क्रिश्चियन हैं। विपक्ष कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। अब तो ठीक है, विपक्ष तो कहेगा ही कहेगा, आप मत कहिए। 9 हमारे एमएलए क्रिश्चियन हैं। आज आप देखिए, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सबके लिए चिंता हो रही है विकास की। लेकिन आप भविष्य की दिशा मोदी जी के आज के भाषण में सुनिए आपने क्या कहा। उन्होंने 3 बातें। मैं अपने लिए कुछ काम नहीं करूंगा, मैं देश के हर वर्ग के लिए काम करूंगा, और मैं कोई भी पूर्वाग्रह से और बदले के भाव से काम नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में वो देश के लिए सबसे बड़ा आश्वासन है। लेकिन रविशंकर जी, नरेंद्र मोदी को सवाल, पत्रकारों का सवाल का जवाब देना चाहिए था, सवाल लेना चाहिए था। आज का विषय मैनिफेस्टो का था। जोशी जी ने लिया कि नहीं सारी बातें, और मोदी जी के भाषण में, आडवाणी जी के भाषण में काफी आपके संभावित प्रश्नों का उत्तर आया कि नहीं आया। अब आपसे नहीं बात कर तो कुछ चुनाव प्रचार करने जाना था, जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत मैनिफेस्टो पूरी तरह से इस पर काम करेगी बीजेपी? बिल्कुल, हमने पहले भी करके दिखाया है ना। अगर पहले वाजपेयी सरकार ने महंगाई कम किया, सड़कें बनाई, अधिक रोजगार दिया, तो आने वाली सरकार क्यों नहीं करेगी? हमारे राज्य सरकारें भी कर रही हैं। कांग्रेस कह रहा है कि केवल जो है ये झूठ का पुलिंदा है। जो पार्टी की 1 महीना 15 दिन के बाद विदाई है, अब क्यों आप मुझसे मुंह खुलवा रहे हैं? मैं उनकी पीड़ा समझता हूं, उनकी हताशा समझता हूं, क्योंकि देश की जनता कांग्रेस को आजादी के बाद सबसे बड़ी हार देने वाली है। एक आखिरी प्रश्न, जिस तरह से अमित शाह ने जो बयान दिया, उसको पार्टी किस तरह से देखती है? कल मैंने टिप्पणी की थी। क्या कहा था अमित शाह ने? चुनाव के समय अगर आपको गुस्सा है तो लोकतंत्र में रास्ता क्या है? वोट दीजिए। अगर आपको विकास से गुस्सा है,
सरकार की वादा खिलाफी से गुस्सा है, सरकार के पुलिस मैनेजमेंट से गुस्सा है, सरकार के अपराधीकरण से गुस्सा है। अमित शाह ने क्या कहा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था। एक मिनट सुनिए, जिस तरह से मुजफ्फरनगर के राइट में वहां के मंत्रियों ने पुलिस को कार्रवाई करने से रोका, राइट रुक जाता था कि नहीं? आपको मालूम है? जिस तरह से विभेद किया, 200 से अधिक राइट हुए हैं, वहां कार्रवाई की गई। तो लोगों के मन में दुख है, पीड़ा है, वेदना है। क्या कहा हमारे अमित शाह ने? उसका निराकरण शांतिपूर्ण तरीके से वोट से करिए, यही तो कहा उन्होंने। तो रविशंकर प्रसाद जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है वो सुशासन और विकास का है, और इसको लेकर आम जनता जो है बीजेपी के लिए वोट करेगी। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से घोषणा पत्र में आखिरकार बीजेपी ने जो देरी की, आखिरकार जनता उनके मैनिफेस्टो पर कितना विश्वास करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। बीजेपी का मैनिफेस्टो बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने 17 लोगों की टीम के साथ मिलकर तैयार किया है। इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास है, पिछले राज्यों के लिए इसमें क्या है और ये वादे जो किए गए हैं ये पूरे कैसे होंगे, तमाम सवालों से के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी त्यागी ने मुरली मनोहर जोशी से बात की। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का इंतजार लोगों को था, वो आज बाहर आ गया है। हमारे साथ इस समय मौजूद है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने खासी मेहनत लगाई है इस पूरे मैनिफेस्टो को बनाने में। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, एक बात बताइए, विकास की बात कर रहे हैं, आपका पूरा मैनिफेस्टो है, इसमें विकास किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय में? क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस रही है। यूपीए 1 का हमें जो कहते हैं निश्चित में यूपीए 2 में दिखाई दिए थे। खासकर पी चिदम्बरम भी ये कह चुके हैं कि आने वाली सरकार के लिए काफी विषम परिस्थितियां हो सकती हैं। ऐसे में ये जो आपका मैनिफेस्टो है किस तरीके से कारगर है? देखिए, पहले तो आपने खुद ही एक बात कही, उसको समझ लीजिए। इनको मिस्टर चिदम्बरम को ये यकीन था कि अब वो दोबारा नहीं आने वाले हैं। तो जब कभी फौजें हटती हैं, हारती हैं ना, तो वो एक पॉलिसी का इस्तेमाल करती है जिसको कहते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, कि जाते हटते जाओ और सब कुछ नष्ट करते जाओ ताकि आने वाली सेना को कुछ मिले नहीं। तो ये इन्होंने किया है। आई चार्ज देम फॉर डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी बिकॉज दे नो, वो जानते हैं कि वो दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए आने वाले के लिए समस्याएं पैदा कर दो। लेकिन हम समझते हैं इन बातों को, हम पहले भी देश चला चुके हैं और तब भी हमें ऐसी हालत में इकोनॉमी मिली थी। लेकिन अगर ईमानदारी के साथ, विजन के साथ और दृढ़ता के साथ काम किया जाएगा तो हम जिस रास्ते पर विकास करना चाहते हैं वो करना कठिन नहीं है। क्योंकि सरकार के अलावा देश है ना, जनता के पास साधन है, प्राकृतिक साधन है देश में, लीडरशिप एक अच्छी हो, हमारी योजनाएं ठीक हों, गवर्नेंस ठीक हो, तो विकास होगा। जब से ये पूरा अभियान शुरू हुआ है, विकास की बातें कर रहे हैं, जनता आप भी ये मानते हैं, आपने भी कई बार कहा है कि जनता पीड़ित है। जनता को राहत मिलने की क्या कोई समय सीमा भारतीय जनता पार्टी इस मैनिफेस्टो के जरिए निर्धारित करेगी? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का होगा तो 5 साल के लिए होगा। तो समय सीमा की एक तो बुनियाद है ना, 5 साल है। और ये जो कुछ हमने घोषणा पत्र में लिखा है, यही सोच के लिखा है कि इसको हम 5 साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जिस देश को इन्होंने बिगाड़ा 60 साल में, 6 साल छोड़ के, उसको ठीक करने में कुछ तो टाइम लगेगा ही। अब हम ये कह दें कि हम ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और जनता को हम बरगलाएं, वो हमारी नीतियों में नहीं है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देखकर लोग जानते हैं कि हाँ, ये सीरियस लोग हैं, गंभीर लोग हैं और करेंगे। पिछड़े राज्य हैं, हमेशा से विशेष दर्जा की मांग करते हैं, उसके लिए क्या कुछ खाका रहेगा? देखिए, इसमें हमने एक स्कीम दी है कि जिन राज्यों की समान समस्याएं हैं उनकी हम रीजनल काउंसिल्स बनाएंगे और वो बराबर पीएमओ के साथ उनका संबंध रहेगा। उनकी समस्याएं जिस धरातल पर तय की जानी है वो उनकी राय से तय की जाएगी, उन पर कुछ लादा नहीं जाएगा। जो हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका, तो साथ में केवल ये नहीं है कि यहां से हुक्म दे दिया और वो पूरा हो। सबका साथ का मतलब है कि उनकी राय के मुताबिक फिर बताएंगे उनको कि भाई जो आप बात कह रहे हैं वो कैसे पूरी की जा सकती है। नथिंग विल बी इम्पोज्ड। तो उसमें से जो जिसकी समस्या है उसका निदान होगा। और वैसे तो सारे भारत को इस समय विकास के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो सारे भारत को ही विशेष रूप से विकसित करना है। सर, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी, एफडीआई रिटेल का जो मामला है उसको क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो उसको क्या रोकने की कोशिश की? देखिए, हमने उसमें साफ लिखा है, जो लिखा है वो हमारी नीति स्पष्ट है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने एक बार फिर से सामने रखा है, अपनी विकास की नीतियों को लोगों के सामने पहुंचाने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और दूसरे नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। मुझे तो मालूम था कि
इन लोगों में राम के प्रति निष्ठा नहीं है। केवल राम के नाम का, धर्म का इन्होंने प्रचार किया और उसका राजनीतिक उपयोग किया। 2004 में राम के नाम का, धर्म का इन्होंने प्रचार किया और उसका राजनीतिक उपयोग किया। 2004 में इन्होंने कहा था विशाल मंदिर बनाया जाएगा, उसके बाद से इन्होंने मंदिर की बात करना छोड़ दिया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी मदरसों में मदद करने की बात कर रही है। ये एक देश के लिए शुभ संकेत है। अटल बिहारी वाजपेयी युग की समाप्ति का दिन है। अब से 16 साल पहले उन्होंने राष्ट्र से वायदा किया था कि जो विवादास्पद मुद्दे हैं, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो हमारे एजेंडे से बाहर रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने उन सवालों को दोबारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में जोड़ करके अटल लीग को अलविदा कह दिया है। उनके घोषणा पत्र से समाज में तनाव बढ़ेगा। संविधान के मुताबिक, तो संविधान के मुताबिक कौन मना कर रहा है आपको? आप इतने 20 साल से जो लड़ाई लड़ रहे थे वो काहे के लिए लड़ रहे हैं आप? संविधान के मुताबिक देश का कोई नागरिक मना नहीं कर सकता है कि क्या संविधान में ये लिखा है कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जाए? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे इस बात का। अगर उनका यही कमिटमेंट है कि संविधान के मुताबिक मंदिर बनेगा, तो क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जाए? इसको भारतीय जनता पार्टी को सफाई के साथ बताना चाहिए। एक सरकार बनने जा रही है। सरकार संवैधानिक दायरों में रह करके, संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए इन सारे मामलों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लेकर, और अगर भारतीय जनता पार्टी कोई मैनिफेस्टो प्रस्तुत कर रही है तो उसमें मुझे कोई आपत्तिजनक नहीं दिखाई देता।